हेलो बच्चों, आज हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको काइनेमेटिक्स और उसके डेफिनेशन के बारे में बात करूंगा, रेस्ट एंड मोशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही साथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं काइनेमेटिक्स होता क्या है। सो काइनेमेटिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है उसके मोशन को स्टडी करते हैं और उसके बारे में समझते हैं विदाउट ये जाने कि उसको कौन मूव कर रहा है। ठीक है, अब जानते हैं रेस्ट एंड मोशन के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने आसपास किसी भी चीज़ को देख के बताओ कि कौन सी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो आप क्या बताओगे? सोचो सोचो। आप में से कोई बोलेगा कि टेबल है, एक टेबल है। या आई नो आई एम वेरी गुड एट ड्राइंग। कोई बोलेगा पेन जो उसके टेबल पे रखी हुई है। कोई बुक बोलेगा, राइट। इसी तरह की सभी अपनी अपनी चीज़ें बताएंगे। पर क्या, गौर से सोचिए, क्या वो रेस्ट में है? हाँ, बहुत लोगों का, आप लोगों का आंसर है कि हाँ ये रेस्ट पे है, वो श्योर है। अब इमेजिन कीजिए कि अर्थ तो रोटेट कर रही है। क्या अब आपको भी, अब भी आपको लगता है कि ये रेस्ट पे है? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जिसको भी आप ऑब्जेक्ट रेस्ट पे बोल रहे हो वो भी तो अर्थ के साथ रोटेट कर रही है। ये तो सेम सिचुएशन हो गया ना कि आप किसी बस में जा रहे हो और उस बस में आपके पास वाली सीट पे कुछ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो आपके रिस्पेक्ट में वो तो रेस्ट पे है। लेकिन अगर कोई बाहर से आदमी खड़ा है और उसको वो मूव करता हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब वो रेस्ट पे तो है नहीं, उसके लिए तो दोनों आप मोशन में है ना। तो इससे ये तो श्योर हो गया कि रेस्ट एंड मोशन जो है ये रिलेटिव टर्म है। यानी कि नथिंग इन द यूनिवर्स इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट और एब्सोल्युटली एट मोशन। हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है और रेस्ट पे और या मोशन में होता है, ये किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होता है। अब अगर मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करूं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ विद द इंक्रीज इन टाइम अगर अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो हम बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। और अगर वो चेंज नहीं करता है तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पे है। ठीक है, बट हाँ यहाँ पे हमने सराउंडिंग विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बोला। इसका मतलब हम सराउंडिंग को रेफरेंस मानकर कि ये बताते हैं कि अगर सराउंडिंग को हम रेस्ट पे मान रहे हैं तो अगर वो ऑब्जेक्ट अब टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो उसे हम बोलेंगे रेस्ट पे है। और अगर वो टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज करता है तो उसे हम बोलेंगे मोशन में। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आई ऑब्जर्वर की। ठीक है, कि अगर दो अलग अलग ऑब्जर्वर हैं तो दोनों के लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो सकता है या किसी ऑब्जर्वर के लिए वही ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? तो इट इज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस which defines the position of particle or an event in 2 or 3 dimensional space। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 या 3 डायमेंशनल स्पेस में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या किसी इवेंट के पोजीशन को किसी स्पेस में एक ऑब्जर्वर की हेल्प से हम बताते हैं कि ऑब्जर्वर, जैसे सपोज आप बैठे हुए हो, ठीक है, और आप अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, किसी पोजीशन को आपको बताना है। आप बैठे हुए हो एक फील्ड में और आप एक पार्क में बैठे हो। इमेजिन करो कि एक पार्क में बैठे हो और एक बच्चा सामने खेल रहा है। ठीक है, एक बच्चा सामने खेल रहा है। तो अगर आपको उस आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, तो अगर आपको अपने रिस्पेक्ट में मतलब इस बच्चे की पोजीशन बतानी है तो आप क्या करते हो? आप खुद को ऑब्जर्वर मान करके अपने रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन बताते हो कि ये आपसे 4 मीटर या 5 मीटर दूर पे खड़ा है या खेल रहा है, राइट, या फिर ये बैठा हुआ है या दौड़ रहा है। तो आप यहाँ पे ऑब्जर्वर हो गए और इस पोजीशन को बताने के लिए आपको ऑब्वियसली एक्सिस की जरूरत है, राइट। ये जो 3 एक्सिस है एक्स वाई जेड, इसकी जरूरत है आपको, तभी तो आप किसी पॉइंट की पोजीशन बता सकते हो, है ना। तो ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस हैं जो
ऑब्जर्वर के से अटैच हो जाती है, इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है ये दो तरह का होता है। कौन कौन? एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इन दोनों का मतलब क्या है? तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें ऑब्जर्वर, मतलब जो ओरिजिन पे है, ऑब्जर्वर को हम ओरिजिन मान लेते हैं, तो जो जिसमें ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट पे होता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा होता है। इन शॉर्ट अगर हम ये कहें कि ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन में होता है, यानी कि उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, या तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब उस केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जर्वर इज नॉन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्वियसली इसका अपोजिट। अगर हमारा ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस और भी किसी एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन एक्सेलरेटेड है। इसको ऐसे समझ लो कि अगर आप किसी बस में किसी बंदे को जाते हुए देख रहे हो, एक बस में किसी आदमी को जाते हुए देख रहे हो और आप सड़क पे खड़े हो। ठीक है, तो आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो आपका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि आप रेस्ट पे हो सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और इस बस को जाता हुआ देख रहे हो और ये बस एक्सेलरेट कर रही है। अब इस बस में कोई अगर बंदा बैठा हुआ है और वो आपको देखता है, तो अब चूंकि ये बस एक्सेलरेटेड है तो उसके साथ ये जो बंदा है ये भी एक्सेलरेटेड मोशन में है। तो ये जब किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है तो इसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन की। सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड वी क्लासीफाई मोशन इनटू 3 कैटेगरीज। कौन कौन से हैं वो? एक है 1 डायमेंशनल मोशन, एक है 2 डायमेंशनल मोशन और एक है 3 डायमेंशनल मोशन। अब वन बाय वन जानते हैं कि ये होता क्या है। तो अगर मैं बोलूँ 1 डायमेंशनल मोशन मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट या तो फॉरवर्ड जा सकता है या फिर बैकवर्ड जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो मोशन होते हैं इसको कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। इस टाइप के जो मोशन होते हैं उनको कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। कोई कंफ्यूजन? फॉर एग्जांपल एक ट्रेन है, ऑब्वियसली ट्रेन भी कहीं कहीं टर्न लेती है, लेकिन अगर हमारा जो ट्रेन का पटरियाँ हैं वो अगर स्ट्रेट है, बहुत सारे सेक्शन होते हैं जहाँ पे स्ट्रेट होती हैं पटरियाँ, तो उस सेक्शन में अगर हम ये बोलें कि ट्रेन जो है वो या तो आगे जा सकती है या तो पीछे आ सकती है, वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर सकती है, इसके साथ ये उसके साथ रेस्ट्रिक्शन है। तो ये जो मोशन हो गया ये हो गया 1 डायमेंशनल मोशन। ये किस 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 टाइप का मोशन हो गया? 1 डायमेंशनल मोशन, या इन शॉर्ट 1D। अब बात करते हैं 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन में ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक प्लेन में मूव करने के लिए फ्री होता है। ठीक है, यानी कि वो फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्टवर्ड राइटवर्ड दोनों जा सकता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्टवर्ड एंड राइटवर्ड दोनों जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ग्राउंड पे, हमारा ये ग्राउंड है, लेट से ये हमारा फ्लोर है, तो फ्लोर पे एक चींटी रेंग रही है ना, तो ये जो इसका मोशन है ये एक तरह का 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि ये इसी प्लेन पर मूव कर रही है, वो लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड सब तरह से जाने के लिए फ्री है। तो ये जो मोशन है ये 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है। इवन हम जो कार ड्राइव कर रहे होते हैं, साइकिल ड्राइव कर रहे होते हैं, अगर एक स्ट्रेट प्लेन पे, मतलब सरफेस हमारा एकदम समतल है, तो उस पर या फिर फ्लैट रॉड पे, उसमें कहीं ढलान या ऊंचाई नहीं है, तो उसमें जब हम चला रहे होते हैं गाड़ी, तो ये एक तरह का 2 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन यानी 2D मोशन का एग्जाम्पल होता है। अब बात करते हैं 3D मोशन। सो इन 3D मोशन ना क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू मूव फॉरवर्ड बैकवर्ड लेफ्टवर्ड राइटवर्ड एज वेल एज अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट स्पेस में कहीं भी जा सकता है। इस टाइप के मोशन को कहते हैं 3 डायमेंशनल मोशन। फॉर एग्जाम्पल अ फ्लाई, बी, ये जो जितने भी बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई कर रहे होते हैं,
इवन हेलीकॉप्टर, प्लेन, ये सब कुछ है, ये 3 डायमेंशनल मोशन है। ये सारे इनका जो मोशन होता है ये 3 डायमेंशनल मोशन होता है, क्योंकि ये आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, लेफ्ट राइट ले सकते हैं और ऊपर नीचे भी जा सकते हैं। ठीक है, आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हम डिस्टेंस की। व्हाट इज डिस्टेंस? ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक इस तरह का सेमी सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, और एक एथलीट है, वो यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है और ये उसका पाथ है, ये उसका पाथ है, और यहाँ से दौड़ के यहाँ पे पहुँच गया। तो यहाँ पे पूछो कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ लेंथ, जितना उसने पाथ कवर किया ड्यूरिंग द जर्नी, ये टोटल पाथ का लेंथ होता है डिस्टेंस। ठीक है, क्लियर? चलिए डिस्टेंस के बारे में और डिटेल में जानते हैं। तो डिस्टेंस होता क्या है? डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मूविंग पार्टिकल, ठीक है, इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहले तो ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं, और ये पाथ डिपेंडेंट है। इसका मतलब जैसा पाथ होगा वैसा डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल, एक पॉइंट है यहाँ, एक पॉइंट है यहाँ, एक पाथ हमारा ऐसे जाता है, एक पाथ है यहाँ से जाने का ऐसे, और एक पाथ है ऐसे। अब वी नो दैट तीनों पाथ का लेंथ अलग अलग है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन तीनों किसी मतलब अलग अलग इन तीनों पाथ से मूव करेगा तो तीनों अलग अलग डिस्टेंस को कवर करेगा, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस जो है वो हमारा पाथ डिपेंडेंट है। हो गया, डिस्टेंस हमारा पाथ डिपेंडेंट है। इसके अलावा इट नेवर रिड्यूसेस विद टाइम, मतलब अगर जर्नी स्टार्ट हो गई और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो कभी ये डिक्रीज नहीं करेगा। ऑब्वियसली आप ही सोचो ना कि अगर आप कहीं जा रहे हो, आपने जर्नी स्टार्ट कर दी, तो आप जितना भी चलोगे पाथ तो कवर होता जाएगा आपका। इवन आप वापस घूम करके भी आओगे, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से जाता है और ऐसे घूम के आधे रास्ते से वापस आ जाता है, तब भी इसने पाथ तो ट्रेवल किया ही, ये जो पाथ है वो ट्रेवल किया ही, तो उसका डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करेगा। हाँ, ये हो सकता है कहीं जाके ये रुक जाए तो जीरो हो जाए, डिस्टेंस के साथ इंक्रीज ना करे पर डिक्रीज नहीं करेगा। सॉरी, टाइम के साथ वो इंक्रीज ना करे बट डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो है डिस्टेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। ऑब्वियसली डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है नहीं, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, और ये कभी निगेटिव और जीरो नहीं होगा। जो अभी मैंने बताया कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस आगे चल के कम हो जाए, मतलब ऑब्जेक्ट अगर स्टॉप हो जाए तो फिर वही ऑब्जेक्ट रुक जाए, तो आगे फिर डिस्टेंस बढ़ेगा नहीं। लेकिन डिस्टेंस अगर जर्नी स्टार्ट होगी और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो जीरो नहीं होगा, ना ही निगेटिव होगा, वो हमेशा पॉजिटिव होगा और टाइम के साथ डिक्रीज भी नहीं करेगा। और इसका डायमेंशन क्या होगा? गेस करो। यस, चूंकि डिस्टेंस है तो एक तरह का लेंथ ही ना, तो इसका डायमेंशन क्या होगा? m⁻0 l⁻1 d⁻0। कोई प्रॉब्लम नहीं। और डिस्टेंस को हम मीज़र किस में करते हैं? तो ऐसा यूनिट होता है इसका मीटर, और सीजीएस यूनिट होता है सेंटीमीटर। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो अगर इस केस में बात करें, ये जो सेमी सर्कुलर पाथ है, तो इसमें डिस्टेंस कितना हो जाएगा? हमारा डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ हमारा डिस्टेंस हो जाएगा ऑब्वियसली, ये जो पाथ लेंथ है ये कितना हो गया? हाफ सर्किल का पेरीमीटर, ऑब्वियसली ये डायमीटर को छोड़ करके, तो हमारा ये हो गया पाई आर। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो अगर सेम केस ले लें, सेम केस कि यहाँ पे जो एथलीट है ना, ये एथलीट यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया इसने और यहाँ पे आके वो रुक गया, तो इसमें इसने डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्टेंस तो हमें पता है, डिस्टेंस कितना आया था हमारा? डिस्टेंस आया था हमारा पाई आर, पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? और ये डिस्प्लेसमेंट है क्या? तो डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट होता है हमारा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन
इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड और एज वेल एज डायरेक्शन भी होते हैं। और ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, कहीं कहीं इसको स्ट्रेट लाइन पाथ भी बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होता है। ठीक है। और सबसे मजे की बात है कि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, इट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट। ये किस पे डिपेंडेंट करता है? ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। इट इज नॉट पाथ डिपेंडेंट। ओके। अब द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। इसके बारे में बताता हूँ। देखो, अब है तो ये वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अब हमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अब इसी क्वेश्चन को देख लो, तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पे ले चल के आया, तो अब डिस्टेंस तो पाई आ रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये डायमीटर, ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये यानी कि ये 2r। कोई प्रॉब्लम, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो गया 2r। अब अभी जैसे मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो। सो इमेजिन करो कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो अब वो इधर जा रहा है। तो नॉर्मली अगर मतलब ऑब्वियसली फिजिक्स में पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज़ होता है। तो अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माने, अगर हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करें, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, यानी ऑब्जेक्ट अगर जब तक सीधा जाता रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हुआ, पॉजिटिव। ठीक है। अगर वही ऑब्जेक्ट घूम करके वापस इधर चला गया तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम करके वापस आके अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया तो इस केस में क्या होगा, तो अब ऑब्जेक्ट जो है इसका इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज जीरो, राइट। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, तो ऑब्वियसली ये भी एक तरह का लेंथ ही है, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो गया, m टू द पावर 0 l टू द पावर 1 t का पावर 0। और इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर, क्योंकि ये भी एक तरह का लेंथ है। यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन कर देता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो टाइम के साथ डिक्रीज भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर ये हम इसी इक्वेशन को देखते थे, तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो क्या हो रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। बट जैसे ही वो सपोज घूम करके यहाँ आ गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा ये हमारा लेंथ, ये लेंथ होगा डिस्प्लेसमेंट, राइट, जो कि छोटा हुआ। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है पहले बढ़ रहा था जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, और जैसे ही ये रिटर्न लेना शुरू करेगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू होगा, और घटते 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 जब ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इनिशियल पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जो है टाइम के साथ इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बीच पे कि एक ऑब्जेक्ट है जो 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ, ऑब्जेक्ट कवर्स 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी सर्कल ड्रॉ कर रखा है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है इस सर्कुलर पाथ के अलोंग, ठीक है, और यहाँ पे आके वो रुक जाता है। ओके, नो नो नो, ऑब्जेक्ट कवर्स 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ, 1/4 ऑफ सर्कुलर पाथ, इसका 1/4 यानी ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक चल के आया। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट यहाँ 3/4 नहीं है, 1/4, ऑब्जेक्ट चल करके यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो सिंपल सा है, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस हो जाएगा, और ये पूरा जो पेरीमीटर है उसका 1/4, सो 1/4 ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है 2 पाई r, विच मीन्स पाई r/2, ठीक है। और हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा,
तो डिस्प्लेसमेंट होगा स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, राइट। इसको अगर हम ए मान ले, इसको बी मान ले, तो अब ये है आर, ये भी आर, और ये राइट एंगल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा r√2 पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये जो रेशियो पूछा गया है कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा πr/2 डिवाइड बाय r√2, एंड इट विल कम आउट टू बी π/2√2, क्योंकि ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो है ये। ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।